हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक चल रहा था, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई सारे फॉर्मूले और कई सारे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ कवर होंगे। स्टेटमेंट्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, वहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चंस इस तरह के एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं आज अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में कुछ बताया था वो था अपने पास मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया? इट ही फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय मैक्सवेल अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज। क्या कह रहा है? चार्ज बॉडीज के बीच में इंटरेक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन किया था। यानी जो चार्ज पार्टिकल्स है या जो चार्ज बॉडीज है उनके बिहेवियर जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में सबसे पहले इसने एक्सप्लेन कर दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब क्या होता है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच मींस दैट रेडिएशंस possess both like wave like and particles like property। यानी रेडिएशंस जो कि वेव एज वेल एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो करती हैं वो क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आगे मैक्सवेल ने ये कहा, ही सजेस्ट दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव्स अंडर द एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस। जब इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है अल्टरनेटली किसकी प्रेजेंस में? देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा एंड ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव। किस फॉर्म में ट्रांसमिटेड हो रहा है? इन फॉर्म ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जब उनका मूव होता है तो वो क्या कर रहे हैं? दो तरह के फील्ड जनरेट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है भाई। और ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव, और वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं? वेव की फॉर्म में। इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह रहे हैं। देखिए, डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पे मैंने दो एक्सिस ले ली, एक जेड एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने एक एक्सिस ले रखी है, कोई सी भी एक्सिस, जैसे मैंने जेड एक्सिस ले ली इसको, और यहाँ मैंने ले ली एक, इसी के ध्यान में मैंने कहा इसके परपेंडिकुलर ले ली मैंने एक वाई एक्सिस, और यहाँ इस डायरेक्शन में मैंने वे ऑफ प्रोपोगेशन लिया है। देखो, मैं इसको अलग से नोट कर रहा हूँ, ये ले लिया मैंने वे ऑफ प्रोपोगेशन। अगर मैं ये कहूँ इन तीनों की पोजीशंस की बात करूँ तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। गौर से देखिए, ये तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? क्या बिल्कुल है। तो ये जेड एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, और ये जो डायरेक्शन है वो है वे ऑफ प्रोपोगेशन की, कि जिस डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है? प्रोपोगेट हो रही है, उसकी डायरेक्शन। अब सुनिए इसके बारे में। यहाँ जो डायग्राम मैंने बना रखा है वो क्या कह रहा है कि यहाँ इस सोर्स से जहां से ये रेडिएशन पास हो रही है, निकल रही है, जनरेट हो रही है, ये रेडिएशन इस तरह से ऑसिलेट हो रही है। ऑसिलेशन जानते हैं, इस तरह से मूव करना। तो ये वेव ऑसिलेट हो रही है। अब देखिए, ये जो वेव होगी, जो एक्सिस जेड एक्सिस से निकल रही है वो परपेंडिकुलर है इस वे ऑफ प्रोपेगेशन की। देखो, इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जेड एक्सिस है और यहाँ से वेव निकली, देखिए समझिए इस तरह से, वापिस समझा रहा हूँ, यहाँ से वेव निकली, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये दोनों आपस में। ठीक है, और वे ऑफ प्रोपोगेशन में इसका क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। दूसरी ये जेड वाई एक्सिस है ये वाली, तो यहां से भी तो क्या होगा? एक नई रेडिएशन निकलेगी। तो देखो, ये इस तरह से मूव कर रही थी, तो जाहिर सी बात है ये इस तरह से मूव करेगी। तो ध्यान से देखिए, ये ऐसे मूव कर रही है और ये ऐसे मूव कर रही है। तो ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों रेडिएशंस के पॉइंट एक ही टाइम पर एक जगह ही मिलेंगे। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मैं अगर यहां से कहूं, यहां से वेव निकल रही है इस तरह से, तो यहां से ये वेव निकल रही है, तो जिस पॉइंट पे मिल रही है ये दोनों वेव्स का पॉइंट सेम होगा, लेकिन दोनों वेव्स का जो ऑसिलेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आएगा? तो यहां से वेव निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये ऐसे है,
अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करता हूं तो ये जेड एक्सिस होगी और ये इस जेड एक्सिस पर ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है भाई, अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो जेड एक्सिस से जो वेव्स निकल रही है वो ये है, और वाई एक्सिस से जो वेव निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी, देखिए ऐसे, समझ रहे हो, ये सामने फिर बैकवर्ड फिर सामने फिर इस तरह से, तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। बात समझ में आई? तो देखिए पॉइंट देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो प्रॉपर्टी क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, मूव कर रही है, वो प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, तो वो क्या हो रही है, चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द वे ऑफ प्रोपोगेशन, और ये दोनों वेव्स जो एक दूसरे से मूव कर रही है, ऑसिलेट हो रही है, वो वे ऑफ प्रोपोगेशन से क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वापस समझ लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो मैंने ये जेड एक्सिस की बात की, और इस जेड एक्सिस से ये वेव्स निकल रही है, ठीक है भाई, और ये वाई एक्सिस थी और वाई एक्सिस थी, और वाई एक्सिस से ये फिर वेव्स निकल रही, तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर है वे ऑफ प्रोपोगेशन के रेस्पेक्ट में। अब जाहिर सी बात है, जिस एक्सिस से वेव निकल रही है वो दोनों एक्सिस से निकलने वाली वेव्स भी एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगी या प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। ये कह रहा है अनलाइक साउंड वेव एंड वाटर वेव्स, साउंड वेव और वाटर वेव को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम्स। क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी या रेडिएशन होगी, उनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता या नेसेसरी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं साउंड वेव और वाटर वेव की, तो आपने देखा होगा अगर एक ठहरे हुए पानी में अगर पत्थर फेंकते हैं तो उसमें से कुछ वेव्स बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, तो उसमें मीडियम की जरूरत पड़ी। ऐसे अगर मैं हवा की फ्लो की बात करता हूँ, तो अगर अपन देखते हैं दूर से हवा का कोई आवाज लगा रहा है अपने, तो अपने पास को आवाज मूव होती है, तो उसमें भी मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कह रहा है इट कैन मूव इन वैक्यूम, तो ये वैक्यूम में मूव हो जाती है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में ही मूव हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गई। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। दीज आर मैनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है बहुत सारी होती है, जो भी मैं डिस्कस करूंगा, एक डायग्राम और बना के समझा रहा हूँ। उस वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें या रेडिएशंस की बात करें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट की होती है। कैसे? वो डिपेंड करेगी उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर। तो सभी वेव्स की या रेडिएशंस की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यही पॉइंट ये समझा रहा है कि देयर आर मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन लैम्डा, दैट मींस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, दीज कॉन्स्टिट्यूट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। देखिए भाई, अब अपन बात करते हैं इस डायग्राम की। दोनों डायग्राम में पहले मैं इस बार इस डायग्राम के बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ और नई चीजें, और उसके बाद में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इस डायग्राम के अंदर आपने देखा ये वेव ऑफ प्रोपोगेशंस के डायरेक्शन में बोथ वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच मूव्स परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, यानी जो वेव्स निकल रही है, ऑसिलेट हो रही है, जो वेव ऑफ प्रोपेगेशन डायरेक्शन में मूव हो रही है, ये दोनों वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये बात समझ में आ गई। इनमें से एक जो रेडिएशन वेव्स है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और एक जो वेव्स है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब देखिए ये जो वेव्स है, उस वेव की ये जो हाइट होती है, इस हाइट को, ये जो हाइट होती है, इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, यस क्रेस्ट कहते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है सेम डायरेक्शन में, ये जीरो, ये पॉजिटिव की ओर और ये नेगेटिव की ओर, ठीक है भाई। अब ये जो पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रो बोलते हैं, TROUGH, ट्रो। बात समझ में आई? एक तो क्रेस्ट, ऊपर की तरफ तो क्रेस्ट और नीचे की तरफ क्या होगा, ट्रो होगा। अब ध्यान रखना कि जब क्रेस्ट और वेव प्रोपगेशंस के बीच की डिस्टेंस की बात की जाती है,
क्या कह रहा हूं, द रेडिएशन का जो क्रेस्ट और जो वेव प्रोपगेशन है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको क्या कह रहे हैं अपन, एम्पलीट्यूड कह रहे हैं। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करूं इन दोनों क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और या कह दूं इस ट्रो के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, वेव लेंथ, यानी वेव की लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास वेव लेंथ बिटवीन टू क्रेस्ट एंड टू ट्रो। बात समझ में आ गई? तो ये तो थी इस डायग्राम के बारे में। ठीक है भाई, डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, EM स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अपन ने 7 कलर्स के बाद अपन 7 कलर्स के बारे में जानते हैं, विबग्योर से अपन इसको इंडिकेट करते हैं। उन सभी की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अपन जानते हैं। अब यहाँ अपने को ये देखना है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होती है और सबसे कम वेवलेंथ किस कलर की होती है। दूसरा, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, पर साइकिल जो अपन मूव करते हैं, साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स जो साइकिल पर सेकंड होती हैं, वही क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब वो फ्रीक्वेंसी है, उनको डिनोट कर रहे हैं देखो हर्ट्ज के अंदर, और जो वेव्स होती हैं, जो वेवलेंथ होती हैं, वेवलेंथ, उनको किसमें डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर मीटर में डिनोट कर रहे हैं। ये मीटर में इंडिकेट कर रहा है भाई, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ जो वेव्स की, विजिबल रीजन की जो वेव्स हैं, ये वाली जो वेवलेंथ शो कर रहे हैं वेव्स की, उनको किसमें इंडिकेट कर रखा है इन्होंने, नैनोमीटर में इंडिकेट कर रखा है। चलिए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है अपने पास गामा रेंज की, जो स्पेशली 10⁻24 और 10⁻20 के बीच की होती है, जैसे 10⁻22, 21। ठीक है, ऐसे अगर मैं गामा रेंज की बात करूं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, 10⁻18। या मैं कह दूं कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, देखो इधर से इधर इंक्रीज हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यानी जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की होती है वो तो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं, और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है वो क्या होती है, गामा रेज होती है। बात समझ में आई क्या होती है, सबसे ज्यादा जो होती है वो क्या उसकी होती है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए, अगर मैं यूवी रीजन की बात करता हूं तो 10⁻16 हर्ट्ज, अगर मैं आईआर की बात करता हूं तो 10⁻14 और 10⁻12 के बीच में, अप्रोक्स 10⁻13 या 10⁻14 के बीच की रेंज में आती है। ठीक है, मैं ये लिख रखा भाई, मैं अभी एक्सप्लेन और करूंगा। इसके बाद में जो आती है माइक्रोवेव्स की आती है, जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितने आती है, 10⁻10 हर्ट्ज के। ऐसे ही एफएम रेडियो और एएम, जो अपन रेडियो के अंदर फ्रीक्वेंसी देखते हैं, एफएम और एएम में जो आती है, उनकी जो रेंज होती है वो 10⁻8 हर्ट्ज और 10⁻6 हर्ट्ज की होती है। इसके अलावा जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं, उनकी वेव्स बहुत कम होते हैं, अप्रोक्स 10⁻10 और 10⁻2 और 10⁻4 के बीच में होती है। ये बात समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ जो यूवी रीजन और आईआर यानी इंफ्रारेड रीजन है, उनके बीच में छोटी सी लाइनिंग आपके एनसीईआरटी में दिख रही होगी। ये एक्चुअल में है क्या, ये इंडिकेट कर रही है विजिबल रीजन की, और जहां फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, यहाँ पर 10⁻15 हर्ट्ज। समझ में आ रही है? तो 10⁻15 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस रीजन को एक्सपेंड करती है, विजिबल रीजन को एक्सपेंड करती है, जिसमें अपने को अलग अलग डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं या सीन होते हैं। अब उन कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए वेवलेंथ की बात करें तो ध्यान रखना, वेवलेंथ इधर क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और वेवलेंथ क्या होती है, इधर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। यानी अगर मैं ये कहूं कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, यस, रेड कलर की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, वायलेट कलर की। यानी अगर मैं इसको इससे ये कहूं कि अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, वेवलेंथ की, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी भाई, ध्यान रखना, यहाँ विबग्योर में सबसे ज्यादा, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको VIBGIOR, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो गई, यस, रेड कलर की वेवलेंथ हो गई, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी हो गई, वायलेट कलर की। बात समझ में? चलिए बात करते हैं अपन आगे। अब देखिए, इन एग्जांपल्स में
जिससे मैंने बात करूँ रेडियो वेव्स के बारे में बात कर रहा हूँ, माइक्रोवेव्स की बात कर रहा हूँ, आईआर की बात कर रहा हूँ, यूवी की बात कर रहा हूँ, तो इनमें कुछ इनके यूजेस भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ रेडियो वेव रीजंस की, तो जो रेडियो वेव्स होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, 10⁻⁶ होती है, ठीक है, 10⁻⁶ भी होती है, 10⁻⁸ भी होती है, लेकिन जो 10⁻⁶ वाली जो वेव्स हैं वो ब्रॉडकास्टिंग में यूज होती है। ऐसे अगर मैं माइक्रोवेव की बात करूं जो रडार में यूज होती हैं, ठीक है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है भाई, 10⁻⁶ होती है। क्या होती है यहाँ पर 10⁻10 हर्ट्ज होती है। 10⁻⁶ तो किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, और 10⁻10 किसकी, किस वेव्स की है, माइक्रोवेव रीजन की है, माइक्रोवेव्स की। ऐसे अगर इनकी यूज की बात करूं तो माइक्रोवेव को किसमें यूज किया जा रहा है, रडार के लिए, और ब्रॉडकास्टिंग में किसको यूज किया जा रहा है, रेडियो वेव्स को यूज किया जा रहा है। ऐसे अगर मैं आईआर रीजन की बात करूं, इंफ्रारेड रीजन की, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है 10⁻13 हर्ट्ज, देखिए आईआर की 10⁻13 हर्ट्ज, यहाँ इन दोनों के बीच है, और इसको यूज किया जाता है हीटिंग के लिए, इट इज यूज फॉर द हीटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट यूवी रेज जो सनलाइट से मिलती है अपने को, और उसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है, 10⁻16 हर्ट्ज। ये क्या रहा है कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ सन रेडिएशन, यानी यूवी रीजन, यूवी जो रेज होती है वो अपने को कहां से मिल रही है, सन से ऑब्टेन हो रही है। तो ये डायग्राम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लिखिए। देखिए भाई यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, वो भी अपन देख लेते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं और कुछ टर्म्स हैं। वैसे मैक्सिमम टर्म्स अपन यहाँ से कवर कर सकते हैं, मैंने बता दिया। ये जो हाइट है वेव प्रोपोगेशन और इस वेव्स की, वो क्रेस्ट कहला रही है। इसके नीचे जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है उसको अपन ने क्या नाम दिया, ट्रो दे दिया। जो डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स वो क्या कह रही है, वेव लेंथ कहला रही है। और जो डेप्थ और हाइट बिटवीन द क्रेस्ट और ये जो है उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, एम्पलीट्यूड नाम दे रहे हैं। तो बस यही जो टर्म्स है उन्हीं को अपन किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए सबसे पहले बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रो, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रो, नियरेस्ट ट्रो और नियरेस्ट crest is called wavelength. It is and wavelength is indicated as a lambda. क्या कह रहा है इसको मैं, लैम्डा। अब देखिए इसकी जो यूनिट होती है वो किसमें होती है, एंगस्ट्रॉम में ले सकते हैं, पिकोमीटर में ले सकते हैं, नैनोमीटर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर और मीटर में ले सकते हैं। और इसकी वैल्यूज मैं पहले भी लिख चुका हूँ और वापस लिख रहा हूँ कि जो एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर होता है और 10⁻10 मीटर के। ऐसे ही जो पिकोमीटर होता है, एक पिकोमीटर वो 10⁻10 सेंटीमीटर और 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। ऐसे ही नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻9 मीटर के इक्वल होता है। बात समझ में आई क्या? चलिए नेक्स्ट जो टर्म अपने पास वो आती है फ्रीक्वेंसी। इसको देखो कहते हैं न्यू से, क्या कह रहा है, उसको न्यू कहते हैं। ये जो लिखा मैंने इसको किससे कहते हैं, क्या इसको न्यू कहते हैं। तो ये होती क्या, तो नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू ए पॉइंट, अगर द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, या कह दूं नंबर ऑफ वेव्स साइकिल पर सेकंड, क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ वेव्स साइकिल पर सेकंड, या द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी वो यूनिट क्या होगी, सीपीएस साइकिल पर सेकंड, या मैं कह दूं इसकी यूनिट हर्ट्ज होगी। बात समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट आती है अपने पास डेफिनेशन एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या है, तो मैंने कहा कि ये जो हाइट है क्रेस्ट और वेव प्रोपेगेशन के बीच की डिस्टेंस, ये हाइट, या मैं कह दूं जो डेप्थ है वेव प्रोपेगेशन और स्ट्रो के बीच की, वही अपने पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो देखिए एम्पलीट्यूड कैसे डिफाइन कर रखा है, द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रो इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कह रहा हूं, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रो इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर, समझ में आ रही है डेफिनेशन? चलिए अब बात करते हैं वेव नंबर की। तो देखो वेव नंबर को अपन डिनोट करें फ्रीक्वेंसी पर, क्या लगा दी मैंने, एक ऊपर लाइन खींच दी, इसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बार। क्या कह रहे हैं इसको, फ्रीक्वेंसी बार। और ये क्या होता है एक्चुअल में, जो वेवलेंथ होती है उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर आर कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है भाई, तो वेव नंबर का जो फॉर्मूला वो क्या हो गया, 1/लैम्डा। वेव नंबर इक्वल टू क्या हो गया, 1/लैम्डा। अब देखो जाहिर सी बात है, लैम्डा सेंटीमीटर, पिकोमीटर, मीटर बहुत सारे मिल रहे हैं, तो इसका जब 1/लैम्डा लिखा जाए तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स। यही भाई 1/लैम्डा, तो लैम्डा की यूनिट थी सेंटीमीटर, जब 1 में है तो जाहिर सी बात है ये इनवर्स होगी, रेसिप्रोकल है
तो जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, पिकोमीटर इनवर्स, इस तरह से। अब बात आती है लास्ट डेफिनेशन वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू अपन जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, चलिए वो देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस वेव द्वारा कवर की जा रही है, ठीक है, वो क्या कहला रही है, उसकी वेलोसिटी कहला रही है, ठीक है। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। अब जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, c = लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन, या मैं कह दूं जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा के। क्या कह रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जब इस प्रोपोर्शन साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो होता है c, और उसी c को अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या कह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये जो c है यही क्या कह रहा है अपने पास, वेलोसिटी कह रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है c की, ये अपन जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आएगी। तो इस तरह से आज जो अपने वीडियो लेक्चर कवर किया है वो वीडियो लेक्चर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है ये डिस्कस कर लिए, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस कर ली। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर जो स्पेक्ट्रम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो डिस्कस कर लिया। इसके लास्ट जो अपन ने कुछ डेफिनेशंस बचती हैं वो भी अब कवर कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब करने के बाद में इसको कर लिया है वो इस वीडियो को भी अदर अपने स्टूडेंट्स के पास में क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर उसको क्या करना है, शेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।